त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं, जो आपके सिलेबस पर आधारित हैं। सभी अध्याय, ये रहा आपका सिलेबस। ए चैप्टर आपके यहाँ पे बायोलॉजी में पूछे जाने हैं। तो हमने पिछले वीडियो में 2 अंकीय क्वेश्चन सभी कंप्लीट कर लिए थे। तो आपको पार्ट फर्स्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम 3 अंकीय क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हम पिछले वीडियो में 2 अंकीय क्वेश्चन सभी कंप्लीट कर चुके थे, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे आपका क्वेश्चन है, एक प्रारूपिक पुष्प की लंबवत काट का नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पे बहुत ही बार एक क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार पूछा भी जाता है ना। तो इसे जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। आपको 2-3 बार इसका चित्र बना लेना है, यानी कि पुष्प का आपको चित्र बना लेना है। 2-3 बार इसके नामकरण भी आप साथ में सीख लेंगे तो आप पे आसानी से बन जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका। स्टार्टिंग से देखें तो स्वपरागण और परपरागण में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर ये रहा आपका, स्वपरागण और परपरागण में अंतर। तो यहाँ पे देख लेंगे कि इसमें एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिका को देते हैं। स्व मतलब अपने ही, है ना। तो इसकी परिभाषा से समझ जाएंगे आप। पर मतलब पराया, दूसरे के, है ना। दूसरे के वर्तिका पर जब परागकण गिरते हैं तो वो परपरागण कहलाता है। स्व मतलब अपने वर्तिका पर जब परागकण गिरेंगे तो वो स्वपरागण कहलाएगा। तो ये डिफरेंस दोनों में एक हो जाता है। अगला है इसके माध्यम की, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसे कारण से समझिए कि इसमें माध्यम की आवश्यकता क्यों नहीं होती, क्योंकि ये उसी के वर्तिका पर गिरना है। ऐसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, दूर नहीं जाना है, तो इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इसे यहाँ पे दूसरे पुष्प के वर्तिका पर जाना है तो इसे माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, दूर जाना है। कीट जल के माध्यम से ये दूर जाता है ना। यह द्विलिंगी पुष्पों में होता है, यह एक लिंगी व द्विलिंगी दोनों ही प्रकार के पुष्पों में होता है। इसमें से पौधों की शुद्धता बनी रहती है, इसमें पौधों के गुणों की शुद्धता पूर्णतः समाप्त हो जाती है। परपरागण में पौधों की शुद्धता समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, है ना। चित्र आपके जरूर से आएंगे, तो आपको सभी चित्र कंप्लीट कर लेना है जो आपके चैप्टर में हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके चैप्टर बन रहे हैं, आपके जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो हम लाई करके आए हैं। बीजांड की संरचना अच्छी तरह से सीख लीजिएगा। मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको चित्र दर्शाया गया है मानव शुक्राणु का। इस प्रकार से आप शुक्राणु की संरचना सीख लेंगे और इसका नामकरण भी आपको अच्छी तरीके से सीख लेना है ना। तो इस प्रकार से आप इसे बनाएंगे और सीख लेंगे। यहाँ पे स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यहाँ पे आपको चित्र अच्छी तरीके से सीख लेना है। तो ये रहा आपका, और ये नामांकित करके आप हिंदी में सीखेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस में अंतर, यानी कि शुक्र जनन और अंड जनन में कोई 3 अंतर। यहाँ पे 4 भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे 4 आंसर में आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं, तो आप लिख सकते हैं इन्हें। अच्छी तरीके से इसे कंप्लीट कीजिएगा। शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर। अगला क्वेश्चन है, हमारे समाज में लड़कियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है। लिखिए कि ये सही नहीं है, क्यों, है ना। क्यों ये सही नहीं है, इसका आंसर देखेंगे। स्त्री के गुणसूत्र का स्वरूप XX तथा पुरुष में XY होता है, इसलिए स्त्री द्वारा उत्पादित सभी अगुणित युग्मकों में X लिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष युग्मकों यानी कि शुक्राणु में लिंग गुणसूत्र या तो X या Y होते हैं। इसलिए 50% शुक्राणु में X लिंग गुणसूत्र होते हैं और 50% जो होते हैं शुक्राणु में Y लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसलिए पुरुष एवं स्त्री युग्मकों के संलयन के पश्चात युग्मनज में या तो XX या XY लिंग गुणसूत्र की संभावना होगी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि X या Y लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में से कौन अंडाणु का निषेचन करता है। जिस युग्मनज में XX गुणसूत्र होंगे वह एक मादा के रूप में, जबकि XY गुणसूत्र वाला युग्मनज नर शिशु के रूप में जन्म लेगा, है ना, शिशु रूप में विकसित होगा। इसी कारण वैज्ञानिक रूप से यह कथन सत्य है कि शिशु जो होता है, शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता द्वारा होता है, अतः लड़कियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को देना सर्वतः अनुचित है। ये रहा इसका आंसर। पूरा 1-2 बार इसे आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, और ये हर बार क्वेश्चन आता है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया। इसके जो कारण हैं, निम्नलिखित कारण, यहाँ पे 6 कारण दिए गए हैं।
कोई 3 कारण आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। मटर का जीवन चक्र छोटा होता है ना, जिससे प्रयोग करने में कम समय लगता है। मटर का जीवन चक्र छोटा होता है जिससे प्रयोग करने में कम समय लगता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला है, इसमें पर परागण द्वारा सरलतापूर्वक संकरण कराया जाता है, इसलिए इसमें अशुद्ध पौधे प्राप्त होते हैं, यानी कि शुद्धता नहीं रह जाती। पर परागण पहले हम देख ही चुके हैं। मटर में काफ़ी स्पष्ट विपर्याय या विपरीत लक्षण होते हैं। सामान्यतः मटर में स्वपरागण एवं निषेचन होता है। इसका पौधा द्विलिंगी होता है। संकरण से प्राप्त संकर पीछे पूर्णतः जन सक्षम होते हैं, है ना। तो ये रहा आप इसका आंसर। मेंडल का प्रभाविता नियम लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्रभाविता नियम मेंडल का। तो ये रहेगा इसका जो है डायग्राम, इस प्रकार से बनाएंगे और यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है ना। प्रभाविता नियम के बारे में, जीव के सभी लक्षण इकाइयों के रूप में होते हैं। प्रत्येक इस कारक युग्म का एक कारक माता के से तथा दूसरा कारक पिता से होता है। देखिए यहाँ पे देखेंगे आप, जो लंबा पौधा है देखिए, तो एक कारक मादा से, एक कारक पिता से, नर से, है ना। तो इस प्रकार से होता है। ऐसे युग्म केवल एक लक्षण किसी विशेष कारक के युग्म से निर्देशित होता है। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम और थ्योरी सीखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, समजात गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होने वाले 3 रोगों के नाम लिखिए तथा लक्षण लिखिए। तो ये टर्नर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, वर्णांधता। तो इस प्रकार से आप इनके आंसर देखेंगे। वर्णांधता से प्रवाह संतति में लाल तथा हरे रंग में विभेदन की क्षमता होती है। ये जो रोग होते हैं, इस समजात गुणसूत्र में विभेदन के कारण ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। लाल रक्त कणिकाएँ हंसियाकार हो जाती हैं। कौन में? सिकल सेल एनीमिया रोग में। तो इसके जो लक्षण हैं यहाँ पे आपको दिए गए हैं। टर्नर सिंड्रोम, सामान्यतः पुत्री की मृत्यु गर्भावस्था में ही हो जाती है। यदि पुत्री जीवित पैदा हो भी जाए तो बौना कद, कमजोर एवं लचीला गर्दन, चौड़ा सीना एवं बंध, परंतु इसमें मानसिक विक्षिप्तता नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये रोग होते हैं, इनके लक्षण दिए गए हैं। मेंडल के पृथक्करण के नियम को उदाहरण से लिखिए। इसका आंसर ये रहा, इसे अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। पृथक्करण नियम, प्रभाविता नियम, ये दोनों मेंडल के हैं, तो आप इन्हें अच्छी तरीके से याद रखेंगे। टर्नर सिंड्रोम क्या है ना, देख पा रहे होंगे। टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसके 3 लक्षण लिखिए। टर्नर सिंड्रोम आनुवांशिक अनियमितता के कारण पैदा हुई एक विकृति है ना। आनुवांशिकता में अगर कोई अनियमितता पैदा होती है तो इसके कारण एक विकृति उत्पन्न होती है जिसका नाम टर्नर सिंड्रोम रखा गया है ना। तो अगर टर्नर सिंड्रोम किसी व्यक्ति को हो जाता है आनुवांशिक अनियमितता के कारण, तो यहाँ पर व्यक्ति की द्विगुणित कोशिका में 45 गुणसूत्र यानी कि 44 + X होते हैं, है ना। इस प्रकार से गुणसूत्र 46 नहीं होते हैं, बल्कि जबकि 46 होने चाहिए। तो यहाँ पे ये टर्नर सिंड्रोम की बीमारी हो जाती है। तो इसके ये लक्षण रहेंगे। यहाँ पे लक्षण देख सकते हैं। इसमें प्रसूत मादा में अंडाशय विकसित नहीं होता है, अर्थात यह बंध होती है। इससे ग्रस्त मादा के स्तन कम विकसित होते हैं। इससे ग्रस्त मादा की गर्दन जाल युक्त तथा छाती चौड़ी होती है। तो इस प्रकार से आपका इसका आंसर रहेगा। इसके लक्षण टर्नर सिंड्रोम के देख लेंगे और इसके बारे में क्या है ये, है ना। तो इस प्रकार से आपके 3 अंक के क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो गए और पिछले वीडियो में हम 2 अंक के कर चुके थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके 4 अंक के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होंगे। तो इन सभी के आंसर हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि अगला वीडियो आपको मिल सके। और आपको अगले किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस चाहिए इंपॉर्टेंट, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस तैयार करने में मेहनत लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।